कयामत आ चुकी थी और इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वांगमिन और उसके साथियों को उनके किए की सजा मिल गई थी। कुछ ही देर पहले झांगी ने चेन झेंघाओ को पकड़वाने का इनाम रख दिया था। उसने ऐलान किया था कि जो भी उसे मारेगा उसे पूरे 1 हफ्ते का खाना मिलेगा। ये खबर सुनते ही आस पड़ोस के लोग बौखला गए। इस कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच गर्मा गर्म नूडल्स का एक कटोरा मिलना भी लोगों के लिए एक सपने जैसा था। वैसे तो चेन झेंघाओ के पास बंदूक थी, फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि 7 कदम की दूरी के अंदर चाकू बंदूक से भी तेज काम करता है। अगली सुबह जब चेन झेंघाओ और उसके आदमी पानी के लिए बर्फ खोदने निकले तो पड़ोसियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। खून के प्यासे पड़ोसियों को आगे बढ़ता देख चेन झेंघाओ के एक होशियार साथी ने तुरंत पीछे मुड़कर चिल्लाया, भाई हाओ, अपने पीछे देखो। तभी गोलियां चली और हमला करने वाले दोनों पड़ोसी जमीन पर गिर पड़े। सच ही कहा गया है कि 7 कदम के दायरे में बंदूक ही सबसे तेज और सटीक हथियार होती है। हालांकि चेन झेंगहाओ को पहले से ही शक था कि भूखे पड़ोसी खाने के चक्कर में उस पर हमला कर सकते हैं, फिर भी वो अंदर से बुरी तरह डर गया था। उसने गुस्से में पड़ोसियों को गालियां दी और अपने गुंडों को लाशें वहां से हटाने को कहा। तभी उसके एक आदमी की नजर चेन झेंगहाओ की पीठ पर पड़ी, जहां चाकू का घाव था। इसका मतलब था कि चाकू का वार पूरी तरह खाली नहीं गया था, बस वो इतना गहरा नहीं था कि जान ले सके। जैसे ही चेन झेंगहाओ का ध्यान वहां गया, उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस होने लगा और उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसका आदमी उसे जल्दी से संभालकर कमरे के अंदर ले गया। असहनीय दर्द से तड़पते हुए चेन झेंघाओ ने तुरंत डॉक्टर झो केर को फोन किया और घाव की पट्टी करने के लिए बुलाया। इलाज करते समय झो केर ने अपनी फीस मांगी, लेकिन जब उसने बाकी गुंडों को टेबल पर मरे हुए पड़ोसियों का खाना लालच से खाते देखा तो उसने फीस लेने का इरादा ही छोड़ दिया। वो ऐसी गंदी चीजों को हाथ लगाने से बेहतर भूखा रहना पसंद करती थी। तभी चेन झेंघाओ को अचानक झो केर पर तरस आ गया। उसे लगा कि इस मुसीबत के वक्त में एक डॉक्टर कितनी जरूरी है। उसने झो केर के चेहरे को सहलाते हुए कहा कि वो उसकी हिफाजत करेगा। इसके बाद झो केर वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन चेन झेंघाओ के आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। ठीक है झो केर, ठंडे और बेरुखे अंदाज में झो केर ने चेन झेंघाओ का हाथ झटक कर दूर कर दिया। इसे रोको, जब तक मेरी चोट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम यही रहोगी। ये रहा, चेन झेंघाओ ने अपनी बंदूक से खेलते हुए धमकी भरे लहजे में कहा। बेबस होकर झो केर कमरे के एक कोने में दुबक गई और चुपके से उन लोगों की बातें सुनने लगी जो झांगी के घर पर कब्जा करने का प्लान बना रहे थे। वे योजना बना रहे थे कि वे झांगी के ठीक बगल वाले घर में चले जाएंगे, वहां बारी बारी से पहरा देंगे और जैसे ही झांगी बाहर निकलेगा उसे जान से मार देंगे। उनकी ये प्लानिंग सुनते ही झो केर ने सोचा कि वह झांगी को इस बारे में बता देगी ताकि उनके बीच जो पहले डील हुई थी वो पूरी हो सके। क्योंकि इस कयामत के वक्त में खाना पाने का यही इकलौता रास्ता था। किसी को शक न हो इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे टॉयलेट जाना है। वैसे भी टॉयलेट तो सबको जाना ही पड़ता है और खासकर उसके जैसी खूबसूरत लड़की पर कोई शक नहीं करता। चेन झेंघाओ ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टॉयलेट में छिपकर झोकेर ने तुरंत झांगी को फोन करके सारी बात बता दी, लेकिन झांगी ने बड़े आराम से कहा, मुझे पता है, और उसे बस वहां के हालात पर नजर रखने को कहा। इसके बाद वो पूरा ग्रुप एक बड़े जुलूस की तरह झांगी के घर पहुंच गया। वहां अंदर मौजूद वांगमिन और बाकी लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनकी बारी आ जाएगी। ऐसे लोगों को सामने देखकर जो अपनी इंसानियत बहुत पहले ही भूल चुके थे, वे दोनों बुरी तरह घबरा गए। वे सोच रहे थे कि चूंकि उन्होंने इन लोगों को रहने के लिए घर दिया है तो शायद उनकी जान कुछ दिन और बच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पलक झपकते ही उन पर हमला हो गया। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर उनके पीछे खड़ी झो के डर के मारे कांप उठी और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। वो सोचने लगी कि ये पड़ोसी कितने सीधे हैं। जो शिकार इन भेड़ियों के मुंह में आ चुका है उसे भड़ा ये कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ चेन झेंघाओ एक कमीनी मुस्कान के साथ अपने आदमियों की इस गुंडागर्दी का मजा ले रहा था। उसने झो केर की तरफ देखा और बोला,
बाहर इतनी ठंड है, हमें हमेशा कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करके रखना चाहिए। क्यों डॉक्टर झो? दुनिया के खात्मे के इस दौर में पड़ोसी अब एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे हैं। उधर झांगी उस खूबसूरत डॉक्टर को अपने मजे के लिए अपने महफूज ठिकाने पर लाने की प्लानिंग कर रहा है। इसी बीच गुंडा चेन झेंगहाओ और उसके आदमी झांगी के घर पर धावा बोलकर उसका सब कुछ लूटने के चक्कर में हैं। वे घात लगाकर ठीक बगल वाले घर में बैठ जाते हैं। वे न केवल उस पड़ोसी का बचा कुचा खाना चुरा लेते हैं, बल्कि उस बेचारे पड़ोसी को ही अपना भोजन बना लेते हैं। हालांकि 2.5 दिन तक लगातार इंतजार करने के बाद भी उन्हें झांगी की कोई भनक नहीं लगती। दूसरी तरफ अपने सुरक्षित ठिकाने में छिपा झांगी हर दिन ताजे और आलीशान खाने का मजा ले रहा है। वो बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए चेन झेंघाओं की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए है। तभी खूबसूरत डॉक्टर झोकेर का फोन आता है। इस बर्फीली कयामत में जिंदा रहने के लिए बेताब झोकेर झांगी की जासूस बनने का फैसला करती है और उसे चेन झेंघाओ की पल पल की खबर देने लगती है। वो बताती है कि चेन झेंघाओ अब पूरी तरह पागल हो चुका है। उसने न केवल बिल्डिंग के सभी हट्टे कट्टे आदमियों को लूटपाट और तोड़फोड़ के लिए अपने साथ मिला लिया है, बल्कि उसने बूढ़े, कमजोर और लाचार पड़ोसियों को मारकर खाना भी शुरू कर दिया है, जो कि बेहद खौफनाक और बेरहम था। ये सब देखकर झोकेर डर के मारे एक कोने में दुबक गई। उसने झांगी से रोते हुए पूछा कि क्या उसके बचने की कोई उम्मीद है। दूसरों की तरह गलत रास्ता ना अपनाना पड़े, इसलिए उसने 2.5 दिन से एक दाना भी नहीं खाया था। उसे लग रहा था कि वो भूख के मारे कभी भी चक्कर खाकर गिर जाएगी। उसकी बात सुनकर झांगी गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार इस तबाही के माहौल में एक बड़े अस्पताल की डॉक्टर किसी कीमती खजाने से कम नहीं थी, और झोकेर उसे काफी पसंद भी थी। वो उसे इस तरह बेकार में मरने नहीं दे सकता था। तभी झांगी ने झोंकेर को आखिरी भरोसा देते हुए कहा, तुम्हें बस पहले ये करना है और फिर उसके बाद वो, फिर तुम्हारे जिंदा रहने की गारंटी मेरी है। झांगी का ये प्लान सुनकर झोंकेर एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन वो फौरन मान गई। इसी बीच झांगी की गोली का शिकार हुए सबसे बड़े चमचे झोपेंग का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। गोली के घाव में जहर फैलने की वजह से उसके हाथ में सड़न पैदा होने लगी थी। झोपेंग बुरी तरह घबराया हुआ था और लगातार रोते बिलखते हुए बस जिंदा रहने की भीख मांग रहा था। हताश होकर वो झांगी के दरवाजे पर जा पहुंचा। वो वहां चिल्लाता रहा, गालियां देता रहा और उसे कायर और निकम्मा कहकर उकसाने की कोशिश करता रहा ताकि झांगी दरवाजा खोल दे। ये चिल्लाहट और गुस्सा आगे चलकर उसके शरीर के दर्द को कम कर देगा। कमरे के अंदर बैठे झांगी ने बेहद धीमी आवाज में खुद से कहा, झांगी। झांगी ने खुद ही झोपेंग से तंज कसते हुए पूछा, इस इन्फेक्शन का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा होगा ना? मैंने बहुत पहले तुम्हारे हाथ में जो तीर मारा था, उसकी जंग लगी नोक की वजह से तुम्हें टिटनेस हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा हाथ अब सड़े हुए मांस की तरह हो गया है, जिस पर कीड़े बेतहाशा रेंग रहे हैं और उसे अंदर ही अंदर कुतरते जा रहे हैं। और अब इस कड़कड़ाती बर्फीली कयामत में वे कीड़े तुम्हारे शरीर की गर्मी पाकर और भी तेजी से बढ़ेंगे और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल जाएंगे। ये सुनते ही झोपेंग अपना डर छुपा नहीं पाया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और गुस्से व खौफ से आंखें लाल हो गईं। वो चिल्लाया, झांगी, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दरवाजे के बाहर पागल हो रहे झोपेंग की आवाज सुनकर झांगी ने उसे बेहद ठंडे और बेरुखे लहजे में याद दिलाया, जब तुम्हारा मरना तय ही है तो क्यों ना मरते मरते कुछ ऐसा कर जाओ जिसे करने की हिम्मत तुमने पहले कभी नहीं की। अपनी उस क्रश फांग यूकिंग की तरह पछतावे के साथ मत मरो। ये सुनकर झोपेंग एकदम सन्न रह गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, हां, तुम सही कह रहे हो। चमचा झोपेंग, जो हमेशा फांग यूकिंग को अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर मानता था, झांगी की बार बार की उकसावे वाली बातों के बाद आखिरकार पलटवार करने पर उतारू हो गया। उसने गुस्से में कहा, जब मैं वैसे भी मरने ही वाला हूं तो अब डरने की क्या बात है। ये सोचकर झोपेंग ने आखिरकार फांग यूकिंग का दरवाजा खटखटाकर खुलवा लिया। उसने सोचा था कि कयामत के इस खौफनाक माहौल से उसे थोड़ी हिम्मत मिलेगी,
लेकिन इसके उलट हमेशा दबे कुचले रहने वाले झो पेंग ने फांग युकिंग को देखते ही उसके सामने घुटने टेक दिए। झो पेंग के इस अजीब बर्ताव को देखकर फांग युकिंग घबरा गई और खुद को बचाने के लिए पीछे हट गई। गंदगी और खून से लथपथ झो पेंग ने फांग युकिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया और पागलों की तरह उससे शादी करने की भीख मांगने लगा। लेकिन फांग युकिंग तो झांगी के आलीशान घर में जाने और वहां के ऐशो आराम के सपने देख रही थी। उसके पास इस दब्बू चमचे के लिए बिल्कुल समय नहीं था। ऊपर से झो पेंग के सड़ते हुए घाव से आ रही बदबू के कारण उसे गिन आ रही थी। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। फांग युकिंग ने झो पेंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम वैसे भी मरने वाले हो, निकलो यहां से। तुम मेरे लिए बैकअप ऑप्शन बनने के लायक भी नहीं हो। झांग यी के पास जाने के मेरे रास्ते में रोड़ा मत बनो। थप्पड़ खाते ही झो पेंग ने फांग युकिंग की गर्दन दबोच ली। साफ था कि ये बेवकूफ अपनी ही ख्याली दुनिया में जी रहा था और जिंदगी की कड़वी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। वो चिल्लाया, नहीं, मुझे यकीन है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। अगर मैं मरूंगा भी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फांग युकिंग ने एक और थप्पड़ मारते हुए इस वहम में डूबे बेवकूफ को होश में लाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुम बेहद घिनौने हो और तुम्हारे बदन से बदबू आ रही है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो गुस्से में पागल होकर झो पेंग ने फांग युकिंग की गर्दन और कसकर दबा दी। तो तुम मुझसे नफरत करती हो? मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी खातिर ही तो किया था। इस बीच झांग यी के दिए हुए काम को पूरा करने के लिए डॉक्टर झो के भारी दुविधा में फंसी थी। आखिरकार वो अकेली लड़की थी और काम बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन अगर वो ये काम नहीं करती तो ना तो उसे झांग यी से खाना मिलता और देर सबेर वो चेन झेंघाओ और उसके गुंडों के हाथों मारी जाती। नफे नुकसान का पूरा अंदाजा लगाने के बाद झो केर ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने चेन झेंघाओ से कहा, ठीक है, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। झो कियर को घुटने टेकते देख चेन झेंघाओ अपनी कमीनी हंसी रोक नहीं पाया। वो अच्छी तरह जानता था कि इस बर्फीली कयामत के बीच जिंदा रहने की चाहत के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। आखिर मौत से हर कोई डरता है। जाओ। झो केयर के गंभीर चेहरे को देखकर चेन झेंघाओ को जरा भी शक नहीं हुआ। उसे बस यही लगा कि मौत के डर से एक और इंसान ने अपने उसूलों से समझौता कर लिया है। और इस तरह झो केयर ने चेन झेंघाओ का भरोसा जीत लिया और उसके चेले के साथ रसोई में काम में जुट गई। उस चेले ने झो केयर को समझा दिया कि क्या करना है और फिर खुद बेपरवाह होकर वहां से चला गया। किसी और के काम संभालने से उसे आखिरकार आराम मिल गया था। जैसे ही वो चेला वहां से गया, झो केर ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी जेब से लाओ बा के गुप्त मसाले की बोतल निकाली और उसे उबलते हुए सूप में पलट दिया। वैसे एक डॉक्टर होने के नाते झो केर के लिए उस मसाले की तीखी गंध बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। चिकन सूप तैयार हो चुका था। भूख से तड़प रहे सारे गुंडे बैठक में इकट्ठा हो गए और बड़े चाव से उस भयानक खाने पर टूट पड़े। चेन झेंघाओ मन ही मन बहुत खुश और घमंडी हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झो केर जैसी स्वाभिमानी महिला जिंदा रहने के लिए इतनी आसानी से उनके सामने घुटने टेक देगी। झो केर ने वहां कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने हिस्से का गर्मा गर्म सूप लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर झो केर आगे के प्लान के बारे में सोचने लगी। उसने सूप में आधी बोतल नींद की गोलियां मिलाई थी, जो 1 दर्जन गायों को भी गहरी नींद सुलाने के लिए काफी थी। अगर वो बस आधा घंटा और काट लेती, जब तक कि वे सब के सब बेहोश न हो जाएं, तो झांगी का प्लान अगले कदम पर बढ़ सकता था। अब वो बस यही दुआ कर रही थी कि उसकी ये चालाकी पकड़ी ना जाए। खैर, झो केर का डरना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि दवा ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। भाई हाओ, आज खाने के बाद इतनी तगड़ी नींद क्यों आ रही है? एक गुंडे ने जम्हाई लेते हुए पूछा। बकवास मत कर। जब पेट भरकर अच्छा खाना मिलेगा तो नींद तो आएगी ही ना, चेन झंघाओ ने झिड़कते हुए कहा। लेकिन 2.5 मिनट के अंदर ही सबको चक्कर आने लगे और वे एक एक करके बैठक के सोफे पर ढह गए। सबको गहरे नींद में सोता देख झो केर की जान में जान आई। उसने बिना देर किए झांगी को फोन लगाया और बताया कि प्लान कामयाब रहा। योजना को आधे से ज्यादा सफल होते देख झांगी ने बड़े शांत लहजे में फोन पर कहा,
अब इन सबको घसीटकर बालकनी पर ले जाओ। झांगी के साथ रहने के लिए खूबसूरत डॉक्टर झोकेर ने सीधे मर्डर का रास्ता चुन लिया। वहां 8 हट्टे कट्टे आदमी थे। चेन झेंगहाओ और उसके गुंडे बिल्कुल लाइन से लेटे हुए थे, क्योंकि नींद की गोलियों के भारी डोज ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया था। अपनी प्लानिंग का पहला कदम कामयाब होते देख झांगी के कहने पर झोकेर उन्हें घसीटकर खुली बालकनी पर ले गई और बर्फीली हवा में छोड़ दिया। झांगी झोकेर की हर हरकत पर नजर रखे हुए था और अपनी बंदूक को कसकर पकड़े था। वो सोच रहा था कि कहीं उसने उसे धोखा देकर चेन झेंगहाओ से हाथ तो नहीं मिला लिया। झोकेर बाहर की ठंड से कांपते हुए बोली, क्या तुम सच में उन्हें जान से मारने जा रहे हो? तब झांगी ने उसकी तरफ एक रस्सी फेंकी और कहा, अब बस एक आखिरी काम बचा है। इन सबको बालकनी की रेलिंग से बांध दो और फिर चेन झेंगहाओ की बंदूक ढूंढकर मुझे दे दो। झोकेर ने नहीं सोचा था कि झांगी इतना ज्यादा होशियार निकलेगा। उसने मनी मन कहा, इसके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है, फिर भी मदद करने आ गया। झांगी ने बंदूक सीधे झो के एयर पर तानते हुए कहा, सावधान रहना ही अच्छा है। मैं कोई भी चांस नहीं लूंगा, जरा सा भी खतरा नहीं। अपनी जान बचाने के लिए मजबूर झो के एयर के पास झांगी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने चेन झेंगहाओ के पीछे से एक पिस्तौल ढूंढ निकाली। पिस्तौल देखते ही झांगी का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने झो के एयर से कहा कि वो जल्दी से मैगजीन निकाले और पिस्तौल के साथ उसकी तरफ फेंक दे। उस वक्त झांगी की बंदूक भी झो के एयर की तरफ ही थी, जिससे दोनों के बीच पल भर के लिए भारी तनाव बन गया। झो के एयर को डर था कि चेन झेंगहाओ के मरने के बाद झांगी उसे भी मार देगा, जबकि झांगी उसे बार बार समझा रहा था कि उसके पास उस पर भरोसा करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। करीब 2.5 मिनट सोचने के बाद झो के एयर ने हिम्मत की, मैगजीन निकाली और सीधे झांगी की तरफ फेंक दी। पिस्तौल हाथ में आते ही झांगी की जान में जान आई। हाँ, ये चेन झेंगहाओ की पिस्तौल थी। इसके बाद झोकेर के हैरान होते होते झांगी घर के अंदर घुस गया। अगले ही पल पानी बहने की जोरदार आवाज आई। झांगी ने तुरंत एक हाई प्रेशर वाटर गन उठाई और घर में छिपे चेन झेंगहाओ पर पानी की बौछार कर दी। झांगी की यह हरकत देखकर झोकेर भी हैरान रह गई। इन लोगों को इस तरह जमाकर मार डालना सच में बहुत बड़ी क्रूरता थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चेन झेंगहाओ और उसके गैंग की बदतमीजियों को याद करके झोकेर चुपचाप सब देखती रही। बर्फीले पानी की वजह से चेन झेंगहाओ और उसके साथी अचानक हड़बड़ा कर जाग गए और पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे। ये किसने किया? ये किसने किया? ये ठंडा पानी कहां से आया? उन्हें लग रहा था जैसे वे अभी जमकर मर जाएंगे। क्या हुआ? क्या हमें कोई नशा दिया गया था? चेन झेंगहाओ ने अचानक अपना सिर घुमाया और झांगी को घूरते हुए कहा, तुमने इतने बुरे काम किए हैं, अब तुम्हारे नरक में जाने का टाइम आ गया है। झांगी ने पानी का प्रेशर और बढ़ा दिया और उसे दोबारा चेन झेंगहाओ और उसके साथियों पर छिड़कने लगा। उनकी चीखों के बीच वो पानी धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगा। अपनी इस कामयाबी को देखकर झांगी को सुकून मिला कि उसने आखिरकार सबसे बड़ी मुसीबत को रास्ते से हटा दिया था। फिर उसने झोकेर को आवाज दी, तुम टेस्ट में पास हो गई हो, अब तुम इधर आ सकती हो। आखिरकार उसकी जान बच गई थी। खुशी के मारे झोकेर के आंसू निकल आए और वो जमीन पर बैठ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूं। खूबसूरत डॉक्टर झोकेर आखिरकार झांगी के साथ रहने लगी है। चेन झेंगहाओ और उसके बाकी गैंग का काम तमाम करने के बाद झोकेर ने कुछ समय के लिए झांगी का भरोसा जीत लिया है। वैसे भी इस बर्फीली कयामत के दौर में जिंदगी बेहद उबाऊ हो चुकी थी, इसलिए किसी का साथ मिलना बुरा नहीं था। झांगी का बुलावा आते ही झोकेर फटाफट उसके दरवाजे पर पहुंच गई। अंदर खड़ा झांगी अपनी सेफ्टी के लिए पिस्तौल ताने बाहर की हर हलचल पर पैनी नजर रखे हुए था। बाहर झोकेर को सुरक्षित देखकर झांगी ने आखिरकार लंबे समय से बंद अपने सेफ हाउस का दरवाजा खोला। उस पल उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं और बंदूक दरवाजे की तरफ तान दी थी, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस तरह झांगी की कड़ी निगरानी के बीच झोकेर आखिरकार सेफ हाउस के अंदर आ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, गर्माहट का एक झोंका उससे आकर टकराया।
जोकेर ने बहुत लंबे समय से ऐसी गर्माहट महसूस नहीं की थी। उस पल उसे लगा जैसे वो सीधे स्वर्ग में आ गई हो। उसके शरीर को जकड़ देने वाली, हाड़ कंपाने वाली ठंड पल भर में गायब हो गई। ये सुकून देने वाली गर्माहट किसी गर्म पानी के बाथटब में उतरने जा। जोकेर को अब गर्मी लगने लगी, क्योंकि उसने 2 जैकेट समेत कपड़ों की 6 परतें पहन रखी थी। झांगी के घर का तापमान पूरे 27 डिग्री सेल्सियस था। झोकेर ने पास ही खड़े झांगी की परवाह किए बिना खुद को राहत देने के लिए जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसे सालों बाद ऐसी मामूली सी खुशी नसीब हुई थी। झोकेर के खिले हुए चेहरे को देखकर झांगी ने रूखे लहजे में कहा, क्या तुम भूल गई हो कि ये मेरा घर है? और सुनो, तुमने अभी तक मेरा टेस्ट पूरी तरह से पास नहीं किया है। झोकेर के खिले हुए चेहरे को देखकर झांगी ने रूखे लहजे में कहा, क्या तुम भूल गई हो कि ये मेरा घर है? और सुनो, तुमने अभी तक मेरा टेस्ट पूरी तरह से पास नहीं किया है। झोकेर ने झांगी की तरफ देखा और एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, आप तो जरूरत से ज्यादा ही होशियार हैं। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने प्लान किया था। मैंने न सिर्फ चेन झेंग हाओ का खेल खत्म किया, बल्कि अब मैं आपके सामने खड़ी हूं, पूरी तरह बेनकाब। क्या ये काफी नहीं है? क्या मेरा भरोसा जीतने के लिए इतना काफी है? झांगी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने सीधे शब्दों में कहा, चैन जैंग हाओ सबका दुश्मन था, मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था, और साथ ही वो तुम्हारी भी मुसीबत था। उसे रास्ते से हटाकर तुमने सिर्फ अपनी काबिलियत साबित की है। ऐसा करने से तुम सिर्फ मेरे साथ रहने की बेसिक शर्त पूरी करती हो। लेकिन अब हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए तुम्हें मुझे ये साबित करना होगा कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। इस कयामत के दौर में एक लंबा और दर्दनाक वक्त गुजारने के बाद पुनर्जन्म ले चुका झांगी अब किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इंसान अतीत में चाहे जैसा भी रहा हो, ऐसे मुश्किल वक्त में अपनी इंसानियत खो ही देता है। झोकेर खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। उसने झांगी की हर बात पूरी तरह मानी थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बेकसूर कैसे साबित करे। लेकिन एक बात तो तय थी, इस बर्फीले तूफान के बीच इस सेफ हाउस की गर्माहट को छोड़कर बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मासूम झोकेर ने झांगी की तरफ मिन्नत भरी नजरों से देखते हुए पूछा, आप मुझसे आखिर क्या करवाना चाहते हैं जिससे आपको मुझ पर पूरा भरोसा हो जाए? झांगी की नजरों में झोकेर की ये बेबसी भी उसके पत्थर बन चुके दिल को पिघला नहीं सकी। उसने ठंडे लहजे में कहा, कहीं तुमने कोई हथियार तो नहीं छिपा रखा है? मुझे तुम्हारी पूरी तलाशी लेनी होगी। झोकेर सन्न रह गई। उसने झांगी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन झांगी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने सीधे उसकी तरफ बंदूक तान दी। झोकेर का मन तो था कि वो इसका विरोध करे, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और चारा नहीं था। झांगी का घर बेहद आलीशान और आरामदायक था और वो हर हाल में यही रहना चाहती थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। बहुत सोचने के बाद आखिरकार झोकेर ने झांगी की बात मानने की हिम्मत जुटाई। झांगी की पैनी निगाहें उस पर टिकी थी, मानो वो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। पूरी तसल्ली कर लेने के बाद झांगी का दिल आखिरकार शांत हुआ। उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे मेरा सुझाव है कि तुम पहले नहा लो। तुमने कई दिनों से बहुत भाग दौड़ की है। नहाने की बात सुनते ही झोकेर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सच तो यह था कि उसे नहाए हुए एक जमाना हो गया था और उसके शरीर से हल्की महक भी आ रही थी, पर इस तरह अचानक। तभी झांगी ने उसे सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद झांगी ने अपने जादुई स्पेस से कुछ बढ़िया और साफ सुथरे कपड़े निकाले जो उसे पसंद आए। उसने बाथरूम के दरवाजे से आवाज दी, ये लो कुछ साफ कपड़े, मैंने तुम्हारे नाप के हिसाब से ही चुने हैं। इसे पहनकर देखना कि ये फिट आते हैं या नहीं। बाथरूम के अंदर से झोकेर की बेहद धीमी और शर्माती हुई आवाज आई, ठीक है। बाथरूम के अंदर से उसने धीरे से हाँ कहा, जिसके तुरंत बाद पानी बहने की आवाज आने लगी। जब झोकेर नहा रही थी तब झांगी ने उसकी फर्स्ट एड किट दोबारा चेक की। उसने देखा कि वो लगभग खाली हो चुकी थी। उसमें बस कुछ पट्टियां बची थीं और 2 सिरिंज थीं, जो आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकती थी। झांगी ने बिना देर किए उन सिरिंजों को उठाकर अपनी जादुई दुनिया में गायब कर दिया। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। पानी की आवाज सुनते ही झांगी सोफे पर बैठा बैठा थोड़ा बेचैन होने लगा। शायद बहुत दिनों से ना नहा पाने की वजह से झोकेर इस बार खुलकर नहा रही थी।
इस कयामत के दौर में तो सादा गर्म पानी भी किसी खजाने से कम नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में उसे अचानक एहसास हुआ कि ये झांगी का घर है। भले ही बाहर से झांगी ने उसे जल्दी करने को नहीं कहा था, फिर भी झोंकेर ने फटाफट हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानती थी कि इस दौर में पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है। तभी हल्के से क्लिक की आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत नाइट गाउन पहने झोंकेर सीधे बाहर आ गई। झांगी की नजरें उस पर ऐसी टिकीं कि पल भर के लिए भी नहीं हटी। ऐसा नहीं था कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, बल्कि बात कुछ और ही थी। वो अच्छी तरह जानता था कि दिखने में भोली और खूबसूरत औरतें इस मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। झोंकेर थोड़ी शर्मा रही थी, क्योंकि आज से पहले किसी मर्द ने उसे इस तरह नहीं देखा था। उसने झिझकते हुए झांगी से माफी मांगी कि उसने नहाने में बहुत देर लगा दी और काफी गर्म पानी बर्बाद कर दिया। वो अभी झांगी को ठीक से नहीं जानता। अगर तुमने कभी भी मेरे खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश की, तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी ये बात गांठ बांध लो। झांगी की इस कड़क चेतावनी ने झोंकेर को, जिसके दिल में उसके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स आने लगी थी, तुरंत हकीकत का एहसास करा दिया। वो समझ गई कि यह आदमी सचमुच हद से ज्यादा बेरहम है। अब बेचारी लाचार होकर वो कर भी क्या सकती थी? तो क्या हुआ, अगर वो इस सेफ हाउस से बाहर कदम भी रखेगी तो भी उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। झांगी ने कोने वाले दूसरे बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारा कमरा है, हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बहस किए चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। झांगी उसके ठीक पीछे गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम एक समझदार औरत हो। तुम्हारा एक सही फैसला इस कयामत के दौर में तुम्हें लंबे समय तक जिंदा रखेगा। अब मेरे भरोसे रहने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं, एक ऐसा राज जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। ये सुनते ही कि कोई बहुत बड़ा राज है, झोंकेर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि झांगी सच में उसके साथ अपना कोई सीक्रेट शेयर करने के लिए तैयार हो गया था। खूबसूरत डॉक्टर झोंकेर आखिरकार झांगी के साथ रहने लगी है। जैसे ही वो सेफ हाउस के अंदर आई, गर्माहट का एक शानदार झोंका उनसे टकराया। ऐसी गर्माहट तो झोंकेर ने बहुत लंबे समय से महसूस ही नहीं की थी। पास ही बैठे झांगी की परवाह किए बिना झोंकेर खुशी के मारे जमीन पर ही बैठ गईं और इस छोटी सी खुशी का मजा लेने लगी। फिर उन्होंने झांगी की तरफ देखा और बोली, मेरे फैंस भी इस सेफ हाउस में रहना चाहते हैं और हमारे साथ इस बर्फीली कयामत के बीच इन सुख सुविधाओं और आराम का मजा लेना चाहते हैं। झांगी मुस्कुराए और तुरंत उठकर उनका स्वागत करते हुए बोले, बहुत बढ़िया। वे टोमेटो फ्री नॉवेल्स पर जाकर सीधे फोर्ट्रेस या द आइस किंग सर्च करके मेरे इस सेफ हाउस का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड सामान और रिसोर्सेज हैं और खूबसूरत डॉक्टर झोंकेर खुद सबकी रेगुलर चेकिंग करेंगी। यही नहीं, उन्हें मेरे कुछ खास सीक्रेट्स भी जानने को मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की? आइए, मैं तियानहाई शहर में आप सभी का इंतजार करूंगा। अब झांगी झोंकेर को अपना राज बताने के लिए बेचैन है। ये जानकर कि कोई राज है, झोंकेर पहले तो चौंक जाती है। उसे लगता है कि झांगी जैसा फूक फूक कर कदम रखने वाला इंसान अगर अपना कोई राज बता रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं होगी। झांगी शांत रहकर कंधे उचकाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये राज इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हारा भरोसा पक्का हो सके। जो लोग पहले मेरे दुश्मन थे उनका काम तमाम हो चुका है। तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए। ये बात तो साफ है। झोंकेर ने सिर हिलाया और झांगी को गंभीरता से देखते हुए जानना चाहा कि वो क्या राज बताना चाहता है। झांगी ने धीरे धीरे समझाया कि इस बर्फीली आफत की असली वजह एक सुपरनोवा का फूटना था, जिसके कारण गैलीलियन हॉर्स रे नाम की एक तरह की किरणें पर्यावरण में बदलाव ला सकती हैं। इसका इंसानी शरीर पर भी कुछ असर पड़ सकता है, यानी इंसानी शरीर में बदलाव आ सकते हैं। झोंकेर ने मेज पर रखे अपने बर्गर और कोक को फटाफट खा पी लिया। पहले एक डॉक्टर होने के नाते वो ऐसे जंक फूड को बेकार समझती थी, लेकिन अब इस बर्फीली आफत के समय यही खाना कई लोगों की जान बचा सकता है। झांगी उसे बड़े प्यार से देख रहा था। इंसान वाकई अकेले नहीं रह सकता, किसी का साथ हो तभी वो बोर होने से बच सकता है। जब पेट भर खाना पीना हो गया तो झांगी ने अपना सीधा साधा और मिलनसार रूप छोड़ दिया। उसने यूहान के कपड़े झोंकेर की तरफ फेंके और कहा,
अब जब तुमने खाना खा लिया है तो चलो काम पर लग जाओ। झोकेर हैरान रह गई और सोचने लगी कि झांगी आखिर क्या करने वाला है। झांगी ने धीरे से बड़ी वाली कांच की खिड़की का दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर एक ठंडी और गंभीर मुस्कान थी। उसने कहा, बर्फ के उन कुछ टुकड़ों को जल्द ही रास्ते से हटा देना चाहिए। जब चालाक फैंग यूकिंग देखेगी कि झांगी और झोकेर मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो झांगी को नीचा दिखाने के लिए वो कैसी कैसी घटिया चालें चलेगी। अभी अभी झांगी ने पेट भरकर खाया पिया और झोकेर को अपने साथ ले जाकर जमे हुए चेन झेंघाव और बाकी लोगों को कुचलने का प्लान बनाया। झांगी की बात सुनकर झोकेर कांप उठी। उन लोगों के शरीर बर्फ से जम चुके थे। अगर उन्हें सीधे कुचला जाता तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। उत्सुकता से भरी झोंकेर को शक होने लगा। चेन झेंगाओ और बाकी लोग तो पहले ही मर चुके थे, फिर भी उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। झांग यी ने कंधे उचकाए। उसकी ठंडी आंखें और भी तीखी हो गईं। शायद इसलिए कि मैं उनसे नफरत करता हूं। आखिर इस बिल्डिंग में लगभग हर कोई मेरे घर और सामान पर कब्जा करना चाहता है। मुझे अपना खौफ बिठाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। झोकेर को कुछ कुछ समझ आया। तुम मुझसे ये दोबारा करने को तो नहीं कहोगे ना? वो हैरान रह गई। प्लान की शुरुआत से लेकर अब तक उसने सब कुछ अकेले ही संभाला था। अब चेन झेंगाओ तो कब का जा चुका था, फिर भी झांगी इतना डरपोक था। झांगी पर कोई असर नहीं हुआ। इसे ही तो फूक फूक कर कदम रखना कहते हैं। छठी इंद्री होने के नाते इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि तुम लंबा जीती हो। असल में वो झोंकेर से भी सावधान था। भले ही सारा सामान उसके अपने कमरे में था, लेकिन अगर वो बाहर जाता और झोंकेर खिड़की बंद कर देती तो क्या होता। झांगी के गंभीर चेहरे को देखकर झोंकेर ने आंखें घुमाई और पूरी तरह से चिढ़ गई। कोई इतना चौकन्ना और सावधान कैसे हो सकता है। अपनी नाराजगी के बावजूद, क्योंकि उसने झांगी की बात मानी थी, इसलिए उसे उसकी बात सुननी ही थी। झोंकेर का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में वो दूसरी तरफ चली गई। फिर बाड़ फांद कर अगले कमरे की बालकनी पर चढ़ गई। झोंकेर ने तुरंत एक बेसबॉल बैट उठाया, अपने सामने पड़े बड़े से जमे हुए बर्फ के टुकड़े को देखा और बिना सोचे समझे उसे तोड़ दिया। डॉक्टर होने के नाते, जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है, वो इन ठंडी और सख्त चीजों से नहीं डरती थी। झांगी ने बस अपना फोन निकाला और दूसरी तरफ से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में झोंकेर को मेहनत से बर्फ के टुकड़ों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। झांगी को वीडियो बनाते देख झोंकेर एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन झांगी समझाता है कि वीडियो इसका मकसद अपना दबदबा बनाना था, ताकि उन लोगों को रोका जा सके जो अब भी झांगी के घर और सामान पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे। पड़ोसियों को यह पता चलना बहुत जरूरी था कि अब इस बिल्डिंग का बॉस कौन है। झोंकेर ने अपने हाथ से बैट नहीं छोड़ा। अब उसके पास झांगी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 80, 80, 80, 80। इन जमे हुए टुकड़ों का काम तमाम करने के बाद झांगी ने तुरंत वो वीडियो बिल्डिंग के निवासियों के ग्रुप चैट में भेज दिया। ये देखकर कि चैन झेंघाव आखिरकार रास्ते से हट गया है, सबने चैन की सांस ली। कुछ लोग तो खुशी से चिल्लाने लगे कि चलो, शैतान का अंत हुआ। कुछ ने राहत में आकर अपने दरवाजे खोल दिए। अब उन्हें हर वक्त डर डर कर जीने की जरूरत नहीं थी। वहीं कुछ लोग दुखी होकर भी राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि चैन झेंघाव ने उनके जिन अपनों को नुकसान पहुंचाया था, आज उन्हें इंसाफ मिल गया था। अभी सब खुशी मना ही रहे थे कि ग्रुप चैट में झांगी की आवाज फिर से गूंजी। चैन झेंघाव का खेल खत्म हो चुका है। अब से ये बिल्डिंग मेरे हिसाब से चलेगी। झांगी सोफे पर आराम से लेटा हुआ ग्रुप चैट के मैसेज देख रहा था। झोंकेर बिल्कुल सीधी सादी बनकर झांगी की बाहों में सिमट गई। ग्रुप के सारे पड़ोसी झांगी की ताकत और समझदारी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ बदतमीज पड़ोसियों ने तो सीधे उससे सामान ही मांगना शुरू कर दिया। तभी उस चालाक औरत फांग यूकिंग का फोन आया। झांगी दंग रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अब तक जिंदा होगी। फोन उठाते ही फांग यूकिंग ने झांगी पर सवालों की बौछार कर दी। वो पूछने लगी कि क्या वो झोंकेर के साथ है और क्या झोंकेर उसके घर में आकर रहने लगी। इतने सारे दुख दर्द झेलने के बाद फांग यूकिंग की वो पहले जैसी चमक दमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक कोने में दुबक कर वो झांगी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। आखिर झांगी ने खुद ही तो उसे अपने घर बुलाया था। भाई झांगी, अब जब चेन झेंगाव मर चुका है, तो क्या किंगेर आपके घर आ सकती है?
क्या आपने किंगेर से वादा नहीं किया था कि आप उसे सारी खुशियां देंगे? आप सिर्फ किंगेर के हैं। मैं आपको झोऊ केर के साथ कभी रहने नहीं दूंगी। आपके पास जो कुछ भी है वो सब सिर्फ मेरा है। इस नफरत भरी आवाज को सुनकर झांगी ने रूखे लहजे में पूछा, तुम अब तक जिंदा हो? हैरानी की बात यह थी कि फोन के दूसरी तरफ बैठी फांग यूकिंग इस बात पर भी इमोशनल हो गई। उसे लगा कि झांगी को उसकी परवाह है और वो अब भी उसे भूल नहीं पाया है। और झोऊ केर ने तो बस उसका फायदा उठाया था। उसके पास सब कुछ है। भाई झांगी, मैं अभी भी जिंदा हूं। आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे तो करते हैं। मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूं। फांग यूकिंग अपनी ही बातों में इतनी खो गई थी कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिन कैनिंग, जो काफी समय से उससे चिढ़ती थी, और उसका चचेरा भाई फांग यून, जो नंबर 1 का चमचा था, दोनों ने मिलकर सीधे फांग यूकिंग पर हमला कर दिया। फोन के दूसरी तरफ से एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगीं, जिसे सुनकर जो केयर डर गई और उसने घबराकर जांगी को कसकर गले लगा लिया। मैं कभी उनकी तरह नहीं बनूंगी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर शर्माते हुए जो केयर ने अपना चेहरा झांगी की बाहों में छिपा लिया। जो केयर की इस अचानक हरकत से झांगी हैरान रह गया। हमेशा शांत और खोई खोई रहने वाली जो केयर का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। लेकिन अगले ही पल झांगी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा कि अगर फांग यूकिंग इस वक्त जो केयर को देख लेती तो क्या वो गुस्से से पागल नहीं हो जाती। जब दूसरों की जी हजूरी करने वाला चापलूसी का राजा अपनी सही जगह पा लेता है तो उस पुरानी देवी जैसी लड़की का क्या हाल होगा। झांगी को यह जानकर थोड़ा अचंबा हुआ कि चालाक झोंक केर की वजह से फांग यूकिंग ने अब तक हार नहीं मानी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तबाही भरी दुनिया में फांग यूकिंग अब तक जिंदा बची होगी। फांग यूकिंग को पता चल चुका था कि झांगी ने न सिर्फ उस गुंडे चेन झेंघाओ को ठिकाने लगाया है, बल्कि खूबसूरत डॉक्टर झोकेर को भी अपने करीब कर लिया है। ये सोचते ही उसके दिल में नफरत और जलन की आग भड़क उठी। उसने तुरंत झांगी को फोन मिलाया, उसे उसके पुराने वादे याद दिलाए और रो रो कर मिन्नतें करने लगी कि वो उसे अपने सुरक्षित घर में रहने दे। झांगी पर तो इन बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उसके पास बैठी झोकेर घबरा गई। उसने झांगी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि झांगी उसे छोड़कर चला जाएगा। झोकेर का इस तरह हक जताना झांगी के दिल को छू गया। उसे पहले कभी किसी से ऐसा प्यार नहीं मिला था, इसलिए वो एक पल के लिए बहुत खुश हुआ। लेकिन ये खुशी बस पल भर की ही थी। तभी झांगी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वो सोचने लगा कि अगर फांग यूकिंग उसे और झोकेर को इस तरह एक दूसरे के करीब देख ले तो क्या वो गुस्से से अंधी नहीं हो जाएगी। बस फिर क्या था, उसने तुरंत उन दोनों की एक फोटो खींची। झोकेर अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने वो फोटो सीधे फांग यूकिंग को भेज दी। साथ में लिखा, किंगर, तुम लड़की तो बहुत अच्छी हो, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है। मुझे तुमसे बेहतर पार्टनर मिल गया है, भले ही वो तुम नहीं हो, पर मुझे यकीन है कि तुम हमें दुआ जरूर दोगी, है ना? इस तरफ फांग मिन, लिन कैनिंग और फांग युकिंग के बीच अभी मारामारी चल ही रही थी कि तभी फोन की रिंगटोन बजी और तीनों की लड़ाई वहीं रुक गई। वे तीनों पागलों की तरफ फोन की तरफ लपके, क्योंकि झांगी का हर एक मैसेज उनके लिए जीने की आखिरी उम्मीद जैसा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन देखा, उनके होश उड़ गए। सामने फोटो में झोकेर शर्माते हुए झांगी की बाहों में लिपटी हुई थी और उसका हाथ कसकर थामे हुए थी। दोनों साफ तौर पर एक रोमांटिक कपल जैसे लग रहे थे। ये देखकर फांग यूकिंग जलन के मारे भुन गई। पढ़ाई लिखाई, लुक और खानदान के मामले में झोकेर के सामने ये तीनों कहीं नहीं टिकती थी। लेकिन ऐसी मक्कार औरतें दूसरों को अपने जाल में फंसाना अच्छे से जानती हैं। फांग यूकिंग ने अपना गला साफ करते हुए रौनी आवाज में कहा, भाई झांगी, किंगैर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? वो मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं? झोकेर आपसे सरासर झूठ बोल रही है। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही है। मुझे बस एक मौका देकर देखिए, मैं साबित कर दूंगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको सिर्फ मैं ही करती हूं। फांग यूकिंग के झूठ सुनकर झांगी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने मजाक उड़ाते हुए उसे और चिढ़ाया, कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। कैर और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वो तुमसे हर मामले में बहुत बेहतर है। चलो, अब से हम दोनों एक दूसरे को फोन मैसेज नहीं करेंगे। मुझे डर है कि कहीं कहर कुछ गलत ना समझ ले।
झांगी अच्छी तरह जानता था कि फांग यूकिंग गुस्से से पागल हो रही होगी। इस तबाही की दुनिया में उसका जो आखिरी सहारा था वो भी अब उसके हाथ से छूट चुका था और उसके जिंदा रहने की उम्मीद पूरी तरह टूट गई थी। जिस लड़के को वो कभी अपने पैरों की धूल समझती थी, उसे आज एक ऐसी लड़की ने अपना बना लिया था जो उससे हर मामले में कहीं आगे थी। फांग युकिंग का तो मन कर रहा होगा कि वो इसी वक्त दम तोड़ दे। फोन की दूसरी तरफ से फांग युकिंग के रोने चीखने की आवाजें आ रही थी और उसकी पक्की सहेलियां लिन केनिंग और फांग मिन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे ताने मार रही थी। ये सब सुनकर झांगी का दिल आखिरकार शांत हुआ और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। झोंकर बड़े गौर से उसे देख रही थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, झांगी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बेरहम हूं? झोंकेरे थोड़ी घबरा तो गई थी, लेकिन फिर भी उसने कांपते हुए झांगी की बात का मतलब समझा। आखिर बिना किसी वजह के कोई किसी से इतनी नफरत नहीं करता। झांगी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली। सारा तमाशा खत्म हो चुका था और अब वो आखिरकार बिना किसी रोक टोक के आराम की जिंदगी जी सकता था। लेकिन तबाही का दौर तो तबाही का ही होता है। इंसानों की फितरत कितनी घटिया हो सकती है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। खैर, इसके बाद दोनों ने कुछ दिन उस सुरक्षित घर में बिना किसी फिक्र के मजे से बिताए। तभी अचानक एक दिन बिल्डिंग के वी चैट ग्रुप में एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। ये वही आंटी लीन थी जिन्होंने पहले सब लोगों का सामान छीन लिया था और तरह तरह के बवाल खड़े किए थे। ग्रुप में आते ही उन्होंने धौंस जमाते हुए कहा, बर्फबारी का यह संकट अब खत्म होने वाला है। मेरा भाई एक बड़े राज्य में बहुत ऊंचे पद पर सरकारी अफसर है। मेरे पास अंदर की बहुत सी खबरें हैं। अब से तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। जल्दी से तुम्हारे पास जो भी खाने पीने का सामान है वो मेरे पास भेज दो। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको बीच सड़क पर खड़ा करके गोली मरवा दूंगी। दूसरों की जी हजूरी करने वाला वो लड़का अपनी नई प्रेमिका के साथ एक मस्त, गर्म और सुरक्षित घर में मजे से रहने लगा, जबकि उसकी पुरानी प्रेमिका अपनी ही पक्की सहेली से सिर फुट टॉवल कर रही थी। हुआ यह था कि जैसे ही पता चला कि चेन झेंगाओ का खेल खत्म हो चुका है, फांग युकिंग ने तुरंत झांग यी को फोन घुमाया। वो रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी कि वो उसे अपने घर में रख ले और साथ ही झो केर को कोसने लगी कि उसने उसका मर्द चुरा लिया है। झांग यी पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन झो केर को जैसे अपनी जगह छिनने का डर लगा। वो न केवल झांग यी के और करीब आ गई, बल्कि उसने उसका हाथ भी कसकर थाम लिया। झो केर की इस हरकत से झांग यी को पल भर के लिए बड़ी खुशी मिली। फांग युकिंग को तड़पाने के लिए झांगी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। झो केर अभी सोच ही रही थी कि ये क्या कर रहा है, तभी उसने झट से उन दोनों की एक फोटो खींची और सीधे फांग युकिंग को भेज दी। साथ में लिखा, किंगेर, तुम लड़की तो अच्छी हो, पर अब मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है। मुझे तुमसे कहीं बेहतर पार्टनर मिल गया है। भले ही वो तुम नहीं हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम हम दोनों को दुआ जरूर दोगी, है ना? उधर उन तीनों लड़कियों के बीच हाथापाई चल ही रही थी। जैसे ही झांगी का मैसेज आया, फांग युकिंग तुरंत खुद को छुड़ाकर फोन की तरफ भागी। इस वक्त झांगी ही उसके जीने की आखिरी उम्मीद था। लेकिन जैसे ही उसने फोन देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में झोकेर शर्माते हुए झांगी की बाहों में लिपटी हुई थी और उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। दोनों साफ तौर पर एक रोमांटिक कपल लग रहे थे। ये देखकर फांग युकिंग जलन के मारे पागल हो गई। वो फोन पर चीखने लगी, किंगेर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आप मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। जो केर आपसे सरासर झूठ बोल रही है। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही है। मुझे बस एक मौका देकर देखिए, मैं साबित कर दूंगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको सिर्फ मैं ही करती हूं। लेकिन आगे से झांगी ने बड़ा रूखा सा जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। केर और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वो तुमसे हर मामले में बहुत बेहतर है। मैं उसके रहते तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाला। चलो, अब से हम दोनों एक दूसरे को फोन मैसेज नहीं करेंगे। मुझे डर है कहीं केर कुछ गलत ना समझ ले। फांग युकिंग फूट फूट कर रोने लगी। उसे झांगी की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जो लड़का पहले उसके आगे पीछे घूमता था, उसकी हर बात मानता था, वो अचानक इतना कैसे बदल गया? और इससे भी ज्यादा आग लगाने वाली बात यह थी कि वो अब भी झो केर की तरफदारी कर रहा था। यहां तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त लिन काइनिंग भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो फांग युकिंग को सफेद कमल
यानी ऊपर से भोली और अंदर से चालाक कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। लेकिन अब वो ऐसा कर सकती थी। ऐसा अंजाम ही उसके लिए बिल्कुल सही सजा है। फोन के दूसरी तरफ से आ रही फांग युकिंग की चीख पुकार और उसकी पक्की सहेलियों लिन कैनिंग और फांग मिन के ताने और मजाक को सुनकर झांग यी के अंदर का दबा हुआ गुस्सा आखिरकार पूरी तरह शांत हो गया। उसे जितना मजा लेना था वो ले चुका था और अब इस बात को और आगे खींचने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी इस बर्फीली तबाही में फांग युकिंग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचने वाली थी। पास में खड़ी झो केर बड़े कौतूहल से उसे देख रही थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, झांग यी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और झोकेर का छोटा सा हाथ थाम लिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बेरहम हूं? झोकेर थोड़ी घबरा तो गई, पर उसने कांपते हुए भी झांगी की बात का मतलब समझ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि झांगी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई न कोई ठोस वजह जरूर थी। झांगी ने आगे कुछ नहीं कहा, बस झोकेर को गहराई से देखा और इस तरह दोनों ने उस सुरक्षित घर में कुछ सुकून भरे दिन बिताए। एक दिन झोकेर के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना देखकर झांगी के मन में थोड़ा शक हुआ। उसने कहा, तुमने खुद इतना बढ़िया खाना बनाया है, तुम्हारी इस मेहनत के लिए थैंक यू, पर पहले तुम खाओ। ये सुनकर झोकेर हैरान रह गई। वो अब झांगी की पार्टनर बन चुकी थी, फिर भी झांगी को अब तक यही डर सता रहा था कि कहीं वो उसके खाने में जहर न मिला दे। तभी अचानक बिल्डिंग के वीचैट ग्रुप में एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। ये वही आंटी लिन थीं जिन्होंने पहले सब लोगों का सामान हड़प लिया था और तरह तरह के बवाल खड़े किए थे। उन्होंने ग्रुप में धौंस जमाते हुए लिखा, बर्फ का ये संकट अब खत्म होने वाला है। मेरा भाई एक बड़े राज्य में बहुत ऊंचे पद पर सरकारी अफसर है। मेरे पास अंदर की बहुत सी खबरें हैं। अब से तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। जल्दी से तुम्हारे घर में जो भी खाने पीने का सामान है वो मेरे पास भेज दो। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको घसीट कर बाहर निकाल दूंगी और गोली मरवा दूंगी। ये देखकर कि ग्रुप का कोई भी बंदा आंटी लिन की बकवास का जवाब नहीं दे रहा था, झांगी को भी थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आंटी लिन इतने लंबे समय तक जिंदा बच पाएंगी। आखिर मुसीबत खड़ी करने वाली इन आंटी लिन ने अपने पोते के साथ जिंदा रहने के लिए पहले भी सबका सामान छीन लिया था। लेकिन बाद में चैन झेंगहाओ और उसके गुंडों ने उनके घर में घुसकर न केवल उनका सारा सामान लूट लिया था, बल्कि उनके 2.5 साल के पोते को भी पूरी तरह जख्मी कर दिया था। पर हैरानी की बात यह थी कि आंटी लिन अब फिर से वही पुरानी चाल चलने की फिराक में थी और ग्रुप में सबको अपना सामान देने का सीधा हुक्म सुना रही थी। ये सब देखकर झोकेर ने शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। उसने दबी आवाज में कहा, जब मैं लिन श्याहू का इलाज करने गई थी तो मुझे उन पर तरस आ गया था, इसलिए मेरे पास जो थोड़ा बहुत सामान बचा था मैंने उन्हें दे दिया था। उन्हें सारा सामान दे दिया गया था। बोलते बोलते झोकेर की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। वो भी उसे डर था कि झांगी इस मुसीबत के वक्त में उसे कोई बहुत बड़ी सन्यासी या महात्मा ना समझ बैठे। लेकिन जब ये सब शुरू हुआ था तब तो बर्फ का तूफान बस आ ही रहा था। किसी को क्या पता था कि ये आफत इतनी लंबी खिंच जाएगी। झांग यी को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने झोकेर को कोई दोष नहीं दिया, लेकिन वो सोचने लगा कि उनके पास तो बहुत कम सामान था जो काफी पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। फिर वो आंटी अब तक जिंदा कैसे बची रहीं? झांग यी की ये बात सुनकर झोकेर के दिमाग की बत्ती अचानक जली। उसे अच्छी तरह याद आया कि लिन श्याहू की तो दवाइयां न मिलने की वजह से बहुत पहले ही मौत हो गई थी। तो क्या ये सब आंटी लिन की करतूत थी? झांग यी ने हाँ में सिर हिलाया। उसने मना नहीं किया। पहले आंटी लिन हमेशा लिन श्याहू को अपनी जान से बढ़कर मानती थी। उसे हर वक्त अपने सीने से लगाकर रखती थी। वो जैसी दिखती थी वैसी ही निकली। ये सुनते ही झोकेर ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। उसे उल्टी जैसी आने लगी। उसे इस हालत में देखकर झांग यी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी के साथ जिंदगी बिताना वाकई कितना मजेदार होता है। दोनों की बातचीत चली रही थी कि तभी अचानक बाहर से एक जोरदार चीख गूंज उठी। पता चला कि वो सामने वाली बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर रहने वाला एक पड़ोसी था। वो आदमी इस कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना अपनी बालकनी पर खड़ा होकर हवा में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। फिर सबके देखते ही देखते उसने ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। मायूसी का यह खौफनाक मंजर देखकर झोकेर का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी कि आखिर बर्फ का यह कहर कब खत्म होगा। झांगी ने भी दुनिया के इस बदलते रंग को देखकर गहरी सांस ली।
लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यही थी कि वे दोनों किसी तरह जिंदा बचे रहें। उसी पल झांगी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो सोसाइटी के गार्ड अंकल यू का फोन था। पुरानी यादों के हिसाब से झांगी की नज़र में अंकल यू एक भले और भरोसेमंद इंसान थे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। झांगी ने इस बर्फीली आफत के आने से पहले अंकल यू को खाने पीने का जरूरी सामान जुटाने की सलाह भी दी थी। तो क्या वो इसलिए फोन कर रहे थे क्योंकि उनका राशन पानी खत्म हो गया था? इसी उलझन के साथ झांगी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक बेहद सीधी सादी और घबराई हुई आवाज आई। झांगी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? एक तगड़े और पुराने फौजी जिनसे झांगी ने 2.5 साल से बात तक नहीं की थी, उन्होंने जब 10 लाख का सामान उधार मांगा तो झांगी को कोई एतराज नहीं हुआ। उल्टा उसने उन्हें 5 लाख की दवाइयां तक दे दी, क्योंकि अंकल यू बहुत फुर्तीले और तजुर्बेकार फौजी थे। झांगी जानता था कि इस बर्फीली तबाही में वो उसके बहुत काम आ सकते हैं। फिर भी अंकल यू थोड़ा हिचकिचा रहे थे, जैसे कुछ मांगने में उन्हें शर्म आ रही हो। झांगी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अंकल यू, इतनी औपचारिकता मत निभाइए, जो बात है साफ साफ कहिए। जब तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। झांगी का ऐसा पक्का भरोसा देखकर अंकल यू ने हिचकिचाते हुए बताया कि वे असल में दवाइयां उधार लेने आए हैं। पता चला कि 50 साल की उम्र तक कवारे रहने वाले अंकल यू ने इस आफत के आने से पहले काफी सामान जमा कर लिया था। इसी सामान पर शी लिमेई नाम की एक जवान औरत की नजर पड़ गई और वो अपनी 2.5 साल की बेटी को लेकर उनके घर में आकर रहने लगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि शी लिमेई की बेटी को कई दिनों से बहुत तेज बुखार था और उनके पास पैरासिटामोल जैसी कोई दवा नहीं थी। अंकल यू और शी लिमेई पूरी तरह लाचार हो चुके थे, इसीलिए वे मदद की आस में झांग यी के पास आए थे। अंकल यू की कांपती आवाज सुनकर झांग यी को लगा जैसे उसे कोई मजेदार गॉसिप मिल गई हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने समझदार अंकल यू उस औरत के बैकअप प्लान यानी मोहरे बन जाएंगे। खैर, झांग यी दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत बात पलटते हुए अंकल यू को शादी की बधाई दे डाली। ये सुनकर अंकल यू चौंक गए और थोड़े पानी पानी भी हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए माना कि अगर ये बर्फीला तूफान ना आया होता तो शायद उनकी कभी शादी ही नहीं हो पाती। झांगी ने ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए सीधे कहा कि उसके पास दवाइयों के कुछ डिब्बे पड़े हैं और वे जब चाहें आकर ले जा सकते हैं। अंकल यू को लगा कि झांगी के पास भी राशन पानी कम ही होगा, फिर भी वो उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। ये सोचकर वे इतने भावुक हो गए कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उन्होंने मन ही मन कसम खा ली कि आगे चलकर वे झांगी की खातिर अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। पास खड़ी झो केरेन ने झांगी को शरारती नजरों से देखते हुए मुंह सिकोड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सख्त और संदेही दिखने वाले झांगी के अंदर ऐसा शातिर दिमाग भी छिपा हो सकता है। उसने झांगी से पूछा कि क्या अंकल यू उसके इतने खास हैं। झांगी ने समझाया कि अंकल यू न सिर्फ दिल के अच्छे हैं बल्कि बहुत ताकतवर भी हैं। इस मतलबी दुनिया में उनसे जान पहचान रखना आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। लेकिन जैसा झांगी ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। दवाइयां लेने के लिए अंकल यू अकेले नहीं आए थे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज गूंजी। झांगी ने जब सिक्योरिटी कैमरे में देखा तो दंग रह गया। बाहर शी लिमेई अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। झांगी सोचने लगा कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। भले ही वो अंकल यू को पसंद करता था, लेकिन इस औरत को देखकर उसके मन में शक पैदा हो गया था। अपने पिछले जन्म के कड़वे अनुभवों से वो जानता था कि ये औरत झांगी से भी ज्यादा दिनों तक जिंदा बची रही थी, इसलिए वो कोई सीधी सादी या आम महिला तो बिल्कुल नहीं थी। झांगी इससे पहले कि दवाइयां बाहर फेंकता, शी लिमेई ने रोना धोना शुरू कर दिया और अपने बच्चे की जान बख्शने की भीख मांगने लगी। झांगी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप तैयार की हुई सर्दी बुखार की दवा अंकल यू की तरफ बढ़ा दी। अंकल यू की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने झांगी को दिल से दुआएं दी। लेकिन जैसे ही अंकल यू शी लिमेई को लेकर वापस अपने घर जाने लगे, शी लिमेई ने बीच में ही टांग अड़ा दी। वो झांगी से गिड़गिड़ाने लगी कि बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए वो उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ही रख ले। ये सुनकर अंकल यू शर्म के मारे पानी पानी हो गए। शी लिमेई ने यहां आते वक्त उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी और अब वे बीच में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने तुरंत शी लिमेई को डांटते हुए समझाया कि झांगी ने पहले ही उनकी बहुत मदद की है, अब उसे और परेशान करना ठीक नहीं है। लेकिन जब शी लिमेई ने उन्हें आंखें दिखाईं तो बेचारे अंकल यू का मुंह ही बंद हो गया।
कमरे के अंदर खड़े झांगी ने जब शी लिमेई की ये चालाकी सुनी तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो पहले से जानता था कि ये औरत कोई दूध की धुली नहीं है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी अपना असली रंग दिखा देगी। अगर झांगी बच्चे को अंदर आने देता तो बच्चे की देखभाल के बहाने उसकी माँ यानी शी लिमेई भी सीधे घर के अंदर घुस जाती। झांगी उसकी इस चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया और उसने साफ मना कर दिया। उसने बहाना बनाया कि उसका खुद का कोयला खत्म होने वाला है और घर के अंदर भी बाहर जैसी ही कड़ाके की ठंड है। वैसे भी इस खतरनाक माहौल में वो किसी अनजान को अपने घर में घुसाने का जोखिम नहीं ले सकता था। लेकिन शी लिमेई भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सीधे अंकल यू का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, झांगी भाई, मैं जानती हूं कि मेरी ये मांग थोड़ी अजीब है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहती हूं कि आप अंकल यू के एहसानों को देख कर ही सही इस बच्चे को कुछ दिन अपने घर में रख लीजिए। मैं वादा करती हूं कि जैसे ही बच्चे का बुखार उतरेगा हम यहां से चले जाएंगे। शक्तिशाली सेनापति अंकल यू तक पहुंचने के लिए झांगी ने उदारतापूर्वक अपनी इकलौती दवा उन्हें दे दी। अंकल यू अत्यंत आभारी थे और बार बार झांगी को धन्यवाद देते रहे। इसी बीच उनकी प्रेमिका शी लिमेई ने एक घिनौनी योजना बनाई और अपने छोटे बच्चे का बहाना बनाकर झांगी के सुरक्षित घर में घुसने की कोशिश की। झांगी अडिग रहे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिर किसी को अंदर बुलाना आसान होता है, लेकिन बाहर निकालना मुश्किल। अगर उसके इरादे बुरे थे तो उन्हें 24 घंटे सतर्क रहना होगा। अप्रत्याशित रूप से शी लिमेई ने बेशर्मी से अंकल यू पर झांगी के भरोसे को देखते हुए उसे विश्वास नहीं था कि झांगी ऐसा नहीं करेगी, को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन झांगी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें वो वश में कर सकें। झांगी ने शी लिमेई से निपटने की इतनी कठिन अपेक्षा नहीं की थी। अगर वो अंकल यू के साथ रहती तो निश्चित रूप से एक खतरा बन जाती। हालांकि झांगी ने उससे सीधे तौर पर सामना नहीं किया, क्योंकि उन्हें अभी भी अंकल यू की प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। बहन शी, उन्होंने कहा, अगर यह प्रलय से पहले की बात होती तो मैं जरूर मान जाता, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो अब हालात कुछ अलग हैं और इसके अलावा बहुत से लोग मेरे घर पर नजर रखे हुए हैं। एहतियात के तौर पर मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं की। मुझे यह भी विश्वास है कि अंकल यू मेरी बात समझ सकते हैं। अंकल यू असहज महसूस करते हुए बार बार सिर हिलाते रहे। वे दुविधा में फंस गए थे, दो विकल्पों के बीच उलझे हुए थे। दवा दिलवाने के लिए वे झांगी के बहुत आभारी थे, इसलिए उन्होंने शी लिमेई की ओर मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि अब दवा मिलना कितना मुश्किल है? झांगी ने हम पर बहुत मेहरबानी की है, अभी मेरे साथ घर चलो। शी लिमेई दयनीय लग रही थी। उसने अंकल यू से बहस नहीं की, बल्कि आंखों में आंसू लिए रोते हुए बोली, झो केर तो उनके घर में रह रही है, क्या हमारा बच्चा भी नहीं रह सकता? झांगी अवाक रह गए, लेकिन उन्हें यह मजेदार लगा। झो केर अब मेरी प्रेमिका और निजी डॉक्टर है, उसका मेरे घर में रहना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या इसमें कोई समस्या है? घर के अंदर झो के चलो भी अंकल यू पर झांगी के भरोसे को देखते हुए उसे विश्वास नहीं था कि झांगी ऐसा नहीं करेगी। ये शब्द सुनकर बच्चा थोड़ा खुश हुआ। चाहे वे सच हों या झूठ, कम से कम उसने झांगी के दिल में जगह तो बना ली थी। इसी बीच शीली बाहर थी। मैं ने भौहें चढ़ा ली। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अंकल यू की बोलने की सीमा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बस करो। आखिरकार झांगी ने उसकी कई बार मदद की थी। इतना कठोर दिल होने के बावजूद वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नाराज शी लिमेई को जबरदस्ती खींचकर दूर कर दिया और झांगी से माफी मांगना नहीं भूला। झांगी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें विदा करने के बाद वो खाने की मेज पर लौट आया, बस यही सोच रहा था कि ये औरत भविष्य में जरूर बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी। झो केर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इस प्रलयकारी दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं। असल में झांगी को सबसे ज्यादा चिंता इस औरत के बिस्तर पर प्रभाव को लेकर थी। उसे डर था कि कहीं वो उसके और चाचा यू के बीच फूट न डाल दे। झांगी का सुरक्षित ठिकाना एक बार फिर मुसीबत में घिर गया था। कान के पर्दे फाड़ देने वाले एक जोरदार धमाके ने सबको जगा दिया, यहां तक कि झांगी की भी नींद उड़ गई, क्योंकि उसका अपना ही सुरक्षित घर उड़ा दिया गया था। अभी कुछ ही देर पहले शी लिमेई अपने बीमार बच्चे का बहाना बनाकर झांगी के घर में टिकने की जुगत लगा रही थी, लेकिन अंकल यू की डांट खाने के बाद दोनों चुपचाप सीधे अपने घर लौट आईं। घर का दरवाजा बंद होते ही अंकल यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे भड़कते हुए बोले, झांगी ने हमें दवा देकर हमारी इतनी बड़ी मदद की है,
फिर भी तुम उस पर अपने बच्चे को पालने का दबाव क्यों बना रही हो? बाहर वैसे ही इतना बवाल मचा हुआ है। इस माहौल में भी उसने हमें दवा दी, इसका मतलब है कि वो एक भले और भरोसेमंद इंसान है। तुम मेरे नाम का फायदा इस तरह कैसे उठा सकती हो? शी लिमेई पर अंकल यू की डांट का कोई खास असर नहीं हुआ। वो चुपचाप अपने बच्चे को चुप कराने के लिए बिस्तर पर बैठ गई। उसे लगता था कि उसका बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया है और वो जो कुछ भी तिकड़म भिड़ा रही थी, अपने बच्चे के लिए ही कर रही थी। बोलते बोलते उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये देखकर अंकल यू का दिल थोड़ा पिघल तो गया, पर उन्हें झांगी की भी चिंता थी। आखिर किसी के एहसान का बदला चुकाना भी तो जरूरी होता है। अगर झांगी ने उन्हें पहले से ही खाने पीने का सामान जमा करने की सलाह ना दी होती, तो वो आज खुद जिंदा ना होते और ना ही कोई औरत उनके साथ होती। जब शी लिमेई ने देखा कि अंकल यू अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो वो फिर से चिढ़ गई। वो तंज कसते हुए बोली, तुम्हें झांगी का इतना गुणगान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुमसे भी पूरी तरह सावधान रहता है। अगर उसे सच में तुम पर रत्ती भर भी भरोसा होता, तो वो दरवाजा खोलकर हमें सम्मान से अंदर बुलाता। उसने तो दरवाजे की झिरी से दवाइयां ऐसे सरका दी जैसे हम कोई भिखारी हो। अंकल यू को यह बात बुरी लगी। वे झांगी की तरफदारी में कुछ बोलने वाले थे कि शी लिमेई ने उन्हें टोक दिया और झांगी की बुराइयां करने लगी। मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर तुम्हें यह छोटी मोटी मदद दे रहा है, ताकि आगे चलकर तुम्हें अपना गुंडा या मोहरा बना सके। अगर वो सच में तुम्हारी तरह ही दूध का धुला होता, तो वो इतना कसाई कैसे हो जाता कि दर्जनों पड़ोसियों को मौत के घाट उतार दे? और वैसे भी उसका घर इतना आलीशान और बड़ा है, तो हम तीनों के वहां रहने से उसका क्या घट जाता? अभी शी लिमेई की बकबक चली रही थी कि अंकल यू अचानक जोर से दहाड़ पड़े। उनके इस भयानक गुस्से को देखकर शी लिमेई अंदर तक कांप गई और उसकी गोद में बैठा बच्चा भी डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। माहौल को बिगड़ता देख शी लिमेई ने तुरंत पासा पलटा और भीगी बिल्ली बनकर माफी मांगने लगी कि सारी गलती उसी की थी। शी लिमेई ने यह भी जताया कि उसने जो कुछ भी किया वो अंकल यू की भलाई के लिए ही किया। लेकिन सच तो यह है कि इस दुनिया में बिना किसी मतलब के कोई किसी पर दया नहीं दिखाता। अंकल यू भले ही सीधे सादे और नेकदिल इंसान थे, पर वे कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्हें सही और गलत का फर्क अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने आगे ज्यादा कुछ नहीं कहा। असल में ये शी लिमेई को एक सीधी चेतावनी थी कि वो दोबारा वैसी घटिया बातें अपने मुंह पर ना लाए। शी लिमेई भी समझ गई थी कि अंकल यू इस वक्त सचमुच गुस्से में लाल है, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने हार मान ली थी। वो अंकल यू को अपनी बातों में फंसाने का कोई न कोई जुगाड़ जरूर सोच रही थी। झांगी का वो आलीशान और गर्म घर हर हाल में हथियाने के लिए उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे रात ढलने लगी, बाहर कड़ाके की ठंड के साथ भारी बर्फबारी जारी थी। तभी बदमाशों का एक पूरा झुंड घनी बर्फ को चीरता हुआ सीधे बिल्डिंग नंबर 25 की तरफ बढ़ा। उन सब के हाथों में खतरनाक हथियार चमक रहे थे और वे दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। आज रात उनका इकलौता निशाना झांगी का वही अभेद्य फ्लैट नंबर 2401 था। इस वक्त झांगी के घर के अंदर झोंकर मजे से गहरी नींद सो रही थी। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बाहर कितनी बड़ी आफत दस्तक दे चुकी है। वे बदमाश चुपचाप रेंगते हुए झांगी के दरवाजे के पास पहुंच गए। इस बार उन्होंने दरवाजे पर लात घूंसे चलाने के बजाय एक अलग ही तरीका अपनाया। झुंड में से एक अधेड़ उम्र का आदमी सीधे मेन गेट के पास गया और ताले के साथ छेड़छाड़ करने लगा। साफ दिख रहा था कि वे लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने अपने बैग से डेटोनेटर और बारूद जैसी विस्फोटक चीजें निकाली। कुछ देर तक दरवाजे पर बम फिट करने के बाद वे सारे के सारे सीढ़ियों के पीछे जाकर छिप गए। तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाला भयानक धमाका पूरी बिल्डिंग में गूंज उठा, जिससे झांगी हड़बड़ाकर सीधा नींद से जाग गया। झांगी के सुरक्षित ठिकाने पर एक और आफत मंडरा रही थी। ठीक उसी समय जब झांगी और झोंकेर आराम कर रहे थे, जब झांगी अभी सो ही रहा था, तभी कुछ बदमाश चुपके से रेंगते हुए उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे और सीधे एक भयानक धमाके से झांगी के होश उड़ गए। वो जोरदार धमाका इतना खतरनाक था कि उससे पूरी बिल्डिंग हिल गई। गहरी नींद में सोए झांगी की आंखें तुरंत खुल गईं। धमाके के झटके से उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और अपने फोन पर सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चेक की। उसने देखा कि उसके घर के बाहर 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध लोग जमा थे।
जिनके हाथों में लोहे के सरिये, लकड़ी के मोटे तख्ते और कुल्हाड़ियां थीं। झांगी को वे तख्ते कुछ जाने पहचाने से लगे। ये वही लाल रंग के प्लाईवुड थे जो अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उसकी बिल्डिंग नंबर 25 में तो कोई भी मजदूर नहीं रहता था। तो क्या वे पड़ोस वाली बिल्डिंग नंबर 26 से आए थे? तबाही के शुरू होने से पहले की बात याद करते हुए उसे साफ ध्यान आया कि बिल्डिंग नंबर 26 के एक शेयरिंग फ्लैट में कंस्ट्रक्शन मजदूरों का एक ग्रुप रहता था। वे लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और उनका इरादा बिल्कुल साफ था, झांगी के इस आलीशान घर पर कब्जा करना। झांगी एक पल के लिए सोचने लगा और उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल ठंडी पड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि खुद उसकी बिल्डिंग के पड़ोसियों ने ही उसके इस आलीशान घर की खबर बाहर फैला दी थी। जब धमाके का धुआं थोड़ा छटा तो जो लोग सीढ़ियों में छिपे हुए थे वे ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े कि क्या हुआ। लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो भारी लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ था और बिल्कुल सुरक्षित था। उनके लीडर ने चिढ़ते हुए कहा कि साला इतना तगड़ा बम भी इस दरवाजे को हिला नहीं पाया। बम लगाने वाला गुंडा भी भौचक्का रह गया। विस्फोटक तो बिल्कुल नंबर 1 थे, तो क्या वे सीलन की वजह से गीले हो गए थे? सिर्फ जोर की आवाज हुई पर कोई काम नहीं बना। उनका हमला पूरी तरह फेल हो गया था और उल्टा उन्होंने पूरी बिल्डिंग को जगा दिया था। झांगी ने कैमरे में देखकर तसल्ली कर ली कि वे लोग दरवाजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। उसकी चिंता तो दूर हो गई पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतने सारे लोग उसके घर पर डाका डालना चाहते थे और उसका सामान लूटना चाहते थे। अब वो उन सबको हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। उधर दरवाजे के बाहर जब वो भीड़ अभी आपस में ही बड़बड़ा रही थी, तभी कुछ चमचे जिनसे अब और सब्र नहीं हो रहा था, दरवाजे पर जोर जोर से लाते और कुल्हाड़ियां मारने लगे। लेकिन उन बेवकूफों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि झांगी ने अंदर ही अंदर उन पर पलटवार करने की तैयारी कर ली थी। झांगी ने तुरंत अपने हाथ में एक मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम लिया, उसमें आग लगाई और उसे सीधे दरवाजे के छेद से बाहर की तरफ फेंक दिया। आग पल भर में भड़क उठी। फिर भी झांगी का मन नहीं भरा। उसने अपनी जादुई तिजोरी से कई छोटी सफेद बोतलें निकाली। ये उसके खुद के बनाए हुए खतरनाक सफेद फास्फोरस बम थे। ये बम 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की भयंकर गर्मी में जलते थे और इनसे बहुत तेज रोशनी निकलती थी। इनका खौफनाक असर दिल दहला देने वाला था। बाहर मौजूद बदमाश भले ही बर्फ से भीगे हुए थे, लेकिन इस फास्फोरस बम की भयंकर तपन को बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं थी। देखते ही देखते दरवाजे के बाहर का पूरा गलियारा आग के शोलों में घिर गया और पूरी बिल्डिंग में दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। झांगी के इस अचानक हमले ने उन गुंडों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। बाहर तड़पते लोगों की चीखें सुनकर भी झांगी का दिल नहीं पसीजा। उसने अपनी जादुई तिजोरी से एक पिस्तौल निकाली और बाहर की तरफ अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। वो जानता था कि अगर उसने इस बार इन सब का काम तमाम नहीं किया तो आगे चलकर और भी बड़ी आफत आ सकती है। जल्द ही एक के बाद एक झुलसी हुई लाशें जमीन पर ढेर होने लगीं। हमला करने आए करीब 1 दर्जन बदमाशों में से केवल उनका लीडर और 5-6 गुंडे ही किसी तरह दुम दबाकर भागने में कामयाब रहे। झांगी ने पूरी सावधानी बरती और उनका पीछा करने के लिए दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला। आखिर फूंक फूंक कर कदम रखना ही सबसे समझदारी का काम था। जब बाहर खतरे का कोई नामो निशान नहीं रहा, तब झांगी ने चैन की सांस ली। उसने अपनी खाली बंदूक को देखा और बेबसी से सिर हिला दिया। ये बंदूक काफी दगाबाज निकली और इसमें गोलियां भी बहुत ज्यादा खर्च हो रही थी। उसने सोच लिया कि आगे चलकर उसे कुछ और नए और धांसू हथियार जुगाड़ने पड़ेंगे। इस हमले ने झांगी के मन में खतरे की घंटी और तेज बजा दी थी। वो सोच रहा था कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ मामूली मजदूर ही आए थे और उनके पास दरवाजा तोड़ने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट वाले घिसे पिटे औजार ही थे। लेकिन अगर किसी दिन उसका पाला किसी सचमुच के शातिर और खूंखार दुश्मन से पड़ गया, जिसके पास बम फोड़ने वाले प्रोफेशनल इंजीनियर हुए, तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। ये सोचते ही झांगी ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। इस तबाही के दौर में जो कोई भी अब तक जिंदा बचा हुआ था, वो कोई सीधा साधा इंसान नहीं था। इसलिए झांगी ने मन ही मन ठान लिया कि वो इन सब कमीनों को चुन चुन कर साफ कर देगा।